दोबारा से स्वागत है आप सभी का स्कोप क्लासेस में। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित, और आज क्लास 10th वालों के लिए है ना, क्लास 10th के बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लेकर आ रहे हैं क्लास 10 का एक हेरिडिटी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते, और एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो समझ नहीं पाते, तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है ना। तो इसीलिए बच्चों की कमजोरी को देखते हुए, बच्चों को मद्देनजर रखते हुए हम ये चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ चुके हैं। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको है ना 20 to 40 मिनट्स में आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। इस चैप्टर से अगर स्कूल में पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक टोटली एक रिवीजन पैकेज एज वेल एज एक स्टार्टिंग पैकेज होने वाला है एक वीडियो का। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। अच्छा बच्चों, मैं पहले ये बता दूं कि क्लास 10th में पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके ये एक चैप्टर था, तो जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों चैप्टर कंबाइंड था। लेकिन सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से फिर क्या हुआ कि इवोल्यूशन को हटा दिया गया है इसमें से। तो इस बारी हम लोग सिर्फ उस पार्ट को कैप्चर करेंगे जिसमें हमें जो एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी ही हमारा सारा एग्जाम्स में आने वाले हैं, और न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी में भी इवोल्यूशन को हटा दिया गया है एज अ टॉपिक, है ना। तो सिर्फ हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे, और हेरिडिटी में भी क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान दो। हेरिडिटी में बच्चों हमें क्या क्या पढ़ना है। हेरिडिटी में हमें पढ़ना है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेरिडिटी एक्चुअल में है क्या, वेरिएशन है क्या, है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन की, कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कैसे होता है वो सारी चीजें जानेंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर मैं आपको एक मजेदार शख्स से मिलवाऊंगा, ठीक है। उस शख्स का नाम है मेंडल। पूरा नाम हम उनके बारे में जानेंगे, और उनकी क्या खासियत थी, उनके बारे में क्या जरूरी है जानना, वो सारी चीजें जानेंगे हम, है ना। उनके काम के बारे में जानेंगे कि उन्हें क्यों इनहेरिटेंस का फादर कहा जाता है, क्यों उन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, वो भी जानेंगे, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने सुना होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना सीखेंगे कि हाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग सीखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करते टाइम पे, है ना। क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस करते टाइम पे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे ताकि आपको याद हो सके मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे कि एक एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो आगे बेबी होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, कौन डिटरमाइन करता है कि जो बेबी होने वाला है या फिर ऑफस्प्रिंग होने वाला है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले इंट्रोडक्शन में बता दूं कि जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या। जेनेटिक्स एक ऐसा स्टडी है जो डील करता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, है ना। जेनेटिक्स एक ऐसा स्टडी है जो डील करता है किससे, जेनेटिक्स और जो डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन से। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी बता दूं बच्चों कि जब भी कोई पेरेंट एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो उसमें इंफॉर्मेशन का पैसेज होता है, इंफॉर्मेशन पास होता है, यानी कि पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग तक कुछ कैरेक्टर्स जा रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है ना, तो उसे ही कहते हैं हम हेरिडिटी। जरा देखो इंग्लिश में लिखा है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। या फिर आप यहां पे जनरेशन की जगह यूज कर सकते हैं वर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना, टू देयर ऑफस्प्रिंग। किसी भी कैरेक्टर्स का कोई भी ट्रेड्स को जो है ट्रांसफर जब होगा, है ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, जब वो कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, है ना, वो जो आपको जायदाद, जो आपको क्या कहते हैं, कहते हैं ना खानदानी कैरेक्टर है ये गुस्से, है ना, तो वो चीजें जब ट्रेड्स पास ऑफ हो रही हैं वो उस चीज को हम कहते हैं हेरिडिटी, और उसी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक सेल है, एक पेरेंट है, और उसके सेल के अंदर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रैवल कैसे होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन ट्रैवल क्या होते हैं। क्या पेन ड्राइव लगा के पापा दे देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, है ना, कि ये लो बेटा डेटा कॉपी कर लो, ऐसा नहीं है ना। तो कैसे होता है भाई, देखो हम लोगों के अंदर बहुत सारे सेल्स लगे हुए और सारे सेल्स के अंदर है प्यारा सा न्यूक्लियस, है ना।
सारे सेल्स के अंदर लगा हुआ है न्यूक्लियस। अब जरा ध्यान दो, बोल रहा हूं मैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। और डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। तो जब भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि डीएनए जो है कॉपी हो जाता है, डीएनए कॉपी होकर एक ऑफस्प्रिंग के लिए कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कुछ कुछ, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि डीएनए कॉपीइंग के टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं कॉपी करते टाइम पे। जैसे कि मान लो कि ये पापा का डीएनए है, ये पापा का सेल है, और अब इसको क्या करना है कि ऑफस्प्रिंग पैदा करने हैं, यानी कि इसको जो है बेबीज पैदा करने हैं। तो क्या होगा कि डीएनए कॉपी होगा और फिर उसके बाद फिर ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा क्या होगा कि चेंजेस जो हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस जो हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लिच जो हो जाएगा, है ना, और उस ग्लिच को हम कह रहे हैं क्या, वेरिएशन। समझ में आई बातें, क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो फिर से। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। पापा के कैरेक्टर्स के बीच में और जो ऑफस्प्रिंग है ना, जो पेरेंट का कैरेक्टर है और जो ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा वेरिएशन आया। क्यों वेरिएशन आया, डीएनए कॉपी करते टाइम पे कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। तो उस वेरिएशन के कारण पापा जो है, पेरेंट जो है और ऑफस्प्रिंग जो है, दोनों में थोड़ा सा सडन, थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। उसी चेंजेस को तो हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, क्लियर ये बातें। डेफिनेशंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, डेफिनेशंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। टाइप्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कितने टाइप्स के वेरिएशन होते हैं, है ना, या फिर कैरेक्टर्स के बारे में कहा, कितने टाइप के ट्रेट्स होते हैं, कितने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब मैं बताऊं कि सोमैटिक वेरिएशन एक टाइप का हो गया, सोमैटिक वेरिएशन दूसरा हो गया गैमेटिक वेरिएशन। क्या क्या डिफरेंस है भाई। सोमैटिक वेरिएशन को हम लोग कहते हैं क्या, एक्वायर्ड, ACYRED, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ट्रेट्स भी हम इसे कहते हैं प्यार से, है ना। और गैमेटिक वेरिएशन यानी कि इसे हम कहते हैं इनहेरिटेड, है ना, इसे हम प्यार से इनहेरिटेड ट्रेट्स या फिर वेरिएशन भी कहते हैं। ट्रेट्स मतलब बच्चों, ट्रेट्स मतलब कोई भी कैरेक्टर्स हो गया, आपका जो भी कैरेक्टर है, क्या कहते हैं, आपको अच्छा डांसिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको वेट लिफ्टिंग आता है, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं एक जो है, एक वेरिएशन को मैंने कहा एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक को कहा मैंने इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या हुआ बच्चों, ऐसा ट्रेट्स जो आप खुद ब खुद डेवलप करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग्स तक पास आउट नहीं हो सकता है। ना ही आप अपने पेरेंट्स से ले सकते, ना ही आप अपने ऑफस्प्रिंग को पास आउट कर सकते। ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं क्या, एक्वायर्ड ट्रेट्स। जरा एग्जांपल जरा जानो, अरमान मलिक, है ना, अरमान मलिक, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं कि अरमान मलिक बहुत अच्छा गाना गाता है भाई। तो उससे जरूरी नहीं है कि वो जो गाना अच्छा गाता है भाई उसके पेरेंट्स से उसको मिला हुआ है। ठीक है, अरमान मलिक और जब उसके बेबीज, जब ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो वो खुद ब खुद उसके वोकल कॉर्ड्स इतने डेवलप होंगे, ऐसा नहीं है। वो उसे खुद ब खुद डेवलप करना होगा, उसे कह रहे हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें। अब गैमेटिक वेरिएशन या फिर इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें तो ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से खुद आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, पेरेंट्स से पास ऑफ होंगे ऑफस्प्रिंग्स तक और ऑफस्प्रिंग से पास ऑफ होंगे, है ना, दूसरे उसके नेक्स्ट जनरेशन तक। समझ में आ रही है बातें, है ना। चलो थोड़ा सा और जानते हैं इन सब के बारे में। पहले जानो सोमैटिक वेरिएशन या फिर हम लोग जिसे कहते हैं प्यार से एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है बॉडी सेल्स के अंदर होते हैं। अब जरा ध्यान दो, एक और केस ले लो। मान लेते हैं कि क्या हो रहा है कि कोई एक इंसान है ना, वो पूरा एकदम टंट वंट मारते हुए बाइक से जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से क्या हुआ कि उनका कोई बॉडी पार्ट जो है, मान लेते हैं कि हाथ जो है, वो उसको क्या करना पड़ा, उसको अलग करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ही डजंट हैव अ हैंड, है ना। तो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि जब उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे तो उनका भी एक हाथ होगा, हाँ, है ना। ये एक्वायर्ड ट्रेट था, यानी कि सेल में, फिजिकल सेल में चेंजेस आया है
है ना, उसके अंदर के डीएनए के अंदर चेंजेस नहीं आए। तो गैमेटिक वेरिएशन में क्या होगा कि डीएनए के अंदर चेंजेस आता है, लेकिन सोमैटिक वेरिएशन यानी कि सेल के अंदर चेंज आता है, नॉर्मल फिजिकल चेंजेस आएगा सेल के अंदर, तो हम लोग उसे कहेंगे सोमैटिक वेरिएशन, या फिर उसे ही हम कहते हैं एक्वायर ट्रेट्स। ऐसे कैरेक्टर, ऐसे ट्रेट्स जिनको हम खुद ब खुद एक्वायर कर लेते हैं। जैसे किसी की उंगली कट गई, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो बेबीज होंगे, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनकी उसका भी उंगली जो है कटा हुआ पैदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उंगली जो जितने भी उंगली होते हैं उतने सारे उंगली लेकर ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, है ना। एक और चीज यहां पे लिखी है प्यारी सी बात, कि इट इज नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड, यानी कि ये ना ही आप अपने पेरेंट्स से ले सकते, ना ही आप इसको अपने ऑफस्प्रिंग्स तक भेज सकते हैं। समझ में आ रही है बातें। एग्जाम्पल क्या दिया है, कटिंग ऑफ अ टेल इन अ डॉग, है ना। अगर हम किसी डॉग की पूंछ काट दें तो ऐसा नहीं है कि उसका ऑफस्प्रिंग, जो उसका जो बेबी होगा, पप्पी होगा, उसमें भी पूंछ जो है बिना वो पूंछ के पैदा होगा, नहीं, वो पूंछ के साथ ही पैदा होगा, क्योंकि ये एक सोमैटिक वेरिएशन है ना। एग्जाम्पल एक और है, बोरिंग ऑफ पीना। पीना क्या करते हैं, बोरिंग ऑफ पीना, इसको जो ये तो ईयर दिख रहा है बच्चों, ये ईयर का इस पार्ट को हम कहते हैं पीना, है ना। तो इसमें जब भी महिलाएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, या फिर बहुत सारे मेल्स भी जो है पियर्सिंग करवा लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो भी पियर्सिंग करवा रहे हैं, अगर मान लेते हैं मम्मी ने 4 3 4 दो ऊपर करवा लिए, दो नीचे करवा ली, है ना, इतने सारे पियर्सिंग करवा रखे हैं, तो बेबी जो पैदा होगा उनका भी पियर्सिंग के साथ ही पैदा होगा, ऐसा कोई भी उनका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये बॉडी सेल्स में हुए हैं। डीएनए के अंदर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है उसके अंदर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये चेंजेस जो हैं एक्वायर्ड ही होंगे, है ना, और ना ही ऑफस्प्रिंग तक पास ऑफ होंगे, ना ही आप ये पेरेंट्स से एक्वायर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें। हाँ। चलिए जरा ध्यान दीजिए। हाँ, यहां पे जरा देखो क्या क्या लिखा है। वेरिएंट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स, बोल दिया गया है कि ये जो वेरिएशन है ये ऑफस्प्रिंग्स तक पास नहीं होते हैं। वेरिएशन कैन अकर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट और एनी टाइम ऑफ बर्थ इन एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट दोज ऑफ द जर्मलाइन सेल्स, है ना। अगर, है ना, अगर ये जो वेरिएशन है ये हो सकता है कि आप में अगर बर्थ के बाद चेंजेस हो, या फिर एट द टाइम ऑफ फीटल चेंजेस हो, ये कभी पर भी चेंजेस हो, लेकिन जर्म सेल्स को छोड़कर अगर कहीं पर भी बॉडी में सेल्स में चेंजेस होते हैं, तो क्या है कि जो बॉडी जो चेंजेस हैं वो इनहेरिटेड नहीं होगा, वो ऑफस्प्रिंग्स तक पास ऑफ नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं गैमेटिक वेरिएशन के बारे में, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, या फिर इनहेरिटेड वेरिएशन, है ना। कहां पे होगा ये कहां पे चेंजेस होगा, गैमेट्स में चेंज होगा, या फिर रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर चेंजेस होगा। वो नॉर्मल सेल्स के अंदर चेंजेस हो रहा था, ये किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट्स के अंदर चेंजेस होगा। और तो और जो सेल होते हैं, सेल के और जिन अंदर जो थ्रेड लाइक सब्सटेंस है, जिसको हम डीएनए कह रहे हैं प्यार से, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, इसके अंदर अगर चेंजेस होता है तो वो क्या होगा, वो एक गैमेटिक वेरिएशन होगा। ठीक है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेट होगा। ठीक है बच्चों, जरा आगे की बात की जाए, आगे क्या लिखा है। इसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं एज वेल एज ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पापा में कुछ इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, है ना, इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, जैसे कि उनकी हाइट लंबी है, तो वो ऑफस्प्रिंग्स तक आप में पास ऑफ होगी, और आप जो है उसे अपने ऑफस्प्रिंग्स तक पास ऑफ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाइट हो गया, है ना, स्किन कलर हो गया, है ना, जैसे कि स्किन कलर हो गया। स्किन कलर जो है एक इनहेरिटेड ट्रेड है, आपकी जीन में लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप जैसे यूएस वूएस में चले जाइए, जो ज्यादा कोल्ड इलाके हैं उनमें चले जाइए, है ना, तो ह्यूमंस का स्किन कलर थोड़ा लाइट होता है ना, व्हाइटिश कलर के होते हैं लोग, तो उनके जीन में ही चेंजेस है ना। तो जब भी वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन चला जाता है कि ये जो जीन कलर है ये व्हाइट ही होना चाहिए, या फिर ये जो लाइट कलर के ही होने चाहिए। समझ में आ रही है बातें, है ना। तो ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है ये, कि ये पास ऑफ होगा आपसे, आप मतलब आपके पेरेंट्स से आप में, और फिर आपके से आपके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट हुआ। एग्जांपल आपने समझ लिया, ह्यूमन हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया ह्यूमंस का, है ना, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। चलिए, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली। चलिए अब आगे जानते हैं कि क्या आगे हमें देखना है क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। क्या होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, है ना, जान लेते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वेरिएशन के टाइम पे, वेरिएशन बताते टाइम पे, कि कोई भी एक सेल है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए के कॉपीज बनाता है, और वो डीएनए के कॉपीज जो है अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑफ करता है।
समझ में आ रही है ये बातें? और एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग, जब वो कॉपी कर रहा होगा डीएनए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं मेन डीएनए और जो कॉपी डीएनए है उसमें, है ना? और इसी चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशन। अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि ये चेंजेस जब एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लगे, एक जगह पर जमा होने लगे, एक तरह का क्या पास ऑफ होने लगे, है ना? मतलब कि ये जो वेरिएशन है ये धीरे धीरे इनहेरिट होने लगे, तो इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसने डीएनए कॉपी करके दो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए, एक ऑफस्प्रिंग ये, दूसरा ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या हुआ, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे बच्चों क्या हुआ, जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे थोड़ा सा क्या हुआ, वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, जिसके कारण इसका जो हेड है ना, हेड के अंदर वेरिएशन आ गया, हेड के अंदर थोड़ा सा ग्लिच हो गया, और ये जो पिंक हेड के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में दूसरे बारी क्या हुआ कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा ग्लिच हो गया, जिसके कारण क्या है, इसका टेल जो है ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। अब ये तो चीज हो गया, इन दोनों के पास आ चुके हैं, है ना? अब ये ही कैरेक्टर्स ये अपने ऑफस्प्रिंग में पैदा, अब ये ही कैरेक्टर्स जो है ये अपने ऑफस्प्रिंग्स में भेजेंगे, है ना? तो पिंक हेड वाला जो है पिंक हेड वाला ही पैदा करेगा, ठीक है। तो पिंक हेड वाला जो है कॉपी करते टाइम पे, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे क्या हुआ कि उसके जो लेफ्ट साइड है ना, सॉरी राइट हैंड में क्या हुआ कि राइट हैंड में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, जिसके कारण वो जो है एक्यूमुलेट हो गया एक जगह पर। और ये दूसरी बारी कॉपी करते टाइम पे क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड है उस साइड में क्या हुआ कि वेरिएशन आ गया, तो जिसके कारण क्या है कि एक में राइट हैंड साइड वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एक में लेफ्ट हैंड साइड वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन पिंक वाला जो इसका हेड है, जिसके कारण जो जिस हेड के कारण वेरिएशन, जो वेरिएशन के कारण पिंक हेड हुआ था, वो जो कैरेक्टर है वो इनहेरिट हो गया और आगे भी ट्रांसमिट होते गया उसके ऑफस्प्रिंग्स तक। समझ में आ रही है बातें? अब जरा ध्यान दो, इसमें इसमें क्या लिखा है भाई, इसमें क्या हुआ कि ये अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ये जब अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए डेटा कॉपी कर रहा था तो थोड़ा सा ग्लिच हो गया, जिसके कारण इसके टेल के अंदर जो है कलर जो है चेंजेस आ गया, वेरिएशन आ गया। अब ये वेरिएशन जो है, अब क्या होगा कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स डीएनए कॉपी करेगा और ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए डीएनए कॉपी करेगा, उसमें सेम टू सेम कॉपी करेगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, सेम टू सेम चला जा रहा है। तो जब ये जो एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन यहां पे रहा है, पेरेंट देखो, पेरेंट का टेल है ऐसा, पेरेंट का टेल दिख रहा है, पेरेंट का टेल में कोई भी वेरिएशन नहीं है, जिसके ग्लिच के कारण क्या हुआ कि ऑफस्प्रिंग का जो टेल है उसमें चेंजेस आया है, ठीक है। अब ये चेंजेस जो है इसने इनहेरिट कर लिया और ये अपने ऑफस्प्रिंग्स तक इसको भेजेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये भी अपने ऑफस्प्रिंग्स को भेजेगा, ये भी अपने ऑफस्प्रिंग्स को भेजेगा। तो जब भी वेरिएशन हो और वो अपने ऑफस्प्रिंग्स तक जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑफ होते रहे, तो वैसी चीज अगर वैसा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा होना, है ना। वेरिएशंस जब एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे, एक जो प्रोजेनी में, एक जो जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑफ होने लगेंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, तो उसे ही तो हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, है ना? चलो चलिए जानते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में। जब हमने जान लिया है तो एक चीज बता दूं मैं कि अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है भैया, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। सिंगल पेरेंट जब भी इन्वॉल्व होंगे, है ना, सिंगल पेरेंट जब भी इन्वॉल्व होंगे तो कॉपी करते टाइम पे, डीएनए जब कॉपी कर रहे होंगे हम लोग यानी कि ऑफस्प्रिंग्स के लिए, तो ग्लिच जो होता है यानी कि वेरिएशन जो होता है बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ये बातें, है ना? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो है एक जैसे दिख रहे होते हैं जब भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि डीएनए एक ही रहता है, कॉपी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना, तो वेरिएशन आते कम है, ठीक है। वही चीजें लिखा है, वेरिएशन आर फ्यूअर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी, थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होती है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, एकदम थोड़ा सा वेरिएशन आएगा जो कि आगे पता नहीं चलने वाला है। अब जरा ध्यान दो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा 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 वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्यों होते हैं भाई ऐसा? क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट नहीं, डुअल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, डुअल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? और जरा ध्यान दो, मैं कह रहा
कि डुअल पेरेंट्स जब होंगे तो दोनों जब डीएनए जो है दो पेरेंट्स से आएगा डीएनए, और दोनों पेरेंट्स का डीएनए होगा क्रॉसिंग ओवर, यानी कि दोनों को मैच करके, दोनों को क्रॉस करा के उसके बाद डीएनए को कॉपी किया जाता है। तो समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए जो है ज्यादा आप ही खुद एग्जांपल ले लो कि अगर आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड आता है तो आप ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होगा कि दो पेरेंट्स का डीएनए इन्वॉल्व हो रहा है, और दोनों पेरेंट्स के डीएनए सिर्फ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, दोनों पेरेंट्स के डीएनए जो है क्रॉसिंग ओवर भी होगा दोनों पेरेंट्स के डीएनए में। और जब ये क्रॉसिंग ओवर होता है तो थोड़ा ना थोड़ा सा बहुत वेरिएशन जो है आना एकदम वो है, क्या कहते हैं, लाजमी चीज है ना। क्यों होता है भाई? अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दो। ये है हमारा प्यारा सा डीएनए, ठीक है। डीएनए में अगर कहीं पर भी चेंजेस आ जाएं, अगर डीएनए में भी कहीं पर चेंजेस आ जाएं किसी भी पार्ट में, किसी भी जीन में, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, है ना। समझ में आ रही है बातें? चलिए, अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि अच्छा भैया वो सब तो ठीक है, चल रहा है, ठीक है, वेरिएशन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन हो रहा है, एसेक्सुअल में भी वेरिएशन हो रहा है, एसेक्सुअल में वेरिएशन कम हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये वेरिएशन क्या अच्छी चीज है, या क्या ये ऑर्गेनिजम्स के लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं। तो जरा जाना जाए कि ये फ्रूटफुल है या नहीं, जरा ध्यान दो। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन जानेंगे हम लोग इसमें, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, देखो भाई, वेरिएशन की जब हम बात करें तो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्पीसीज प्रोस्पेक्टिव, है ना। अगर एक स्पीसीज के हिसाब से देखा जाए तो जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा जरूरी है, और वेरिएशन के कारण ही जो है इवोल्यूशन होता था। इवोल्यूशन क्यों जरूरी है बच्चों, वेरिएशन क्यों जरूरी है बच्चों, जरा ध्यान दो। ऐसा है कि इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पहले इन्वायरमेंट जो अर्थ था, अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा वार्म था, फिर बहुत ज्यादा कूल हुआ, फिर एक नेचुरल इन्वायरमेंट आया, बिग बैंग थ्योरीज, आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़े हैं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना चाहिए, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेरिएशन नहीं आए तो क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट नहीं करेंगे, उसके हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे, और अगर चेंजेस नहीं करेंगे तो स्पीसीज का खात्मा हो जाएगा, स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो जाएंगे, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, और स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाएगा तो भाई स्पीसीज ही खत्म, तो फिर वेरिएशन और नॉन वेरिएशन से लेना ही देना क्या है, जरा ध्यान दो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बैक्टीरिया हमारा, ठीक है, हमने एक बैक्टीरिया लिया है, ठीक है। Depending upon the nature of variation, different individuals would have different kind of advantages, और वेरिएशन से ही उनके आसपास जो है एडवांटेजेस आते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि एडवांटेजेस में क्या है भाई। मैं कह रहा कि अगर एक बैक्टीरिया है ना, वो एक हार्श इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में वो है। अब मैं कह रहा हूं कि जो उसका इन्वायरमेंट है धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है उसके इन्वायरमेंट में, और उसका इन्वायरमेंट जो है थोड़ा और ज्यादा हीट होते जा रहा है और गर्मी आ रही है उसके इन्वायरमेंट में, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 30 to 35 डिग्री भी पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर में वो जो है क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते बच्चों। तो अब मैं कह रहा हूं कि जब ये बैक्टीरिया जो है ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा डीएनए कॉपी करके, तो अगर इसमें वेरिएशन के द्वारा इसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए जो कि 30 से 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसको सस्टेन कर सके, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज है कि नहीं बच्चों, ये इसके लिए एडवांटेज है कि नहीं, है ना। और यही एडवांटेज के कारण ये क्या होगा कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाएगा और एक इवोल्यूशन बन जाएगा बैक्टीरियाज के कैटेगरीज में जो है 32 सारे बैक्टीरिया 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के जो टेम्परेचर है उसको जो है सस्टेन कर पाएंगे।
ठीक है, तो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक स्पीसीज के लिए, एक स्पीसीज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जरा ध्यान दो, मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल, है ना। अब जरा ध्यान दो, यहां पे जो इसका चेंजेस हुआ इस बैक्टीरिया 20 to 25 डिग्री सेल्सियस से 30 to 35 डिग्री सेल्सियस वाले बैक्टीरिया जो है ये पैदा करने लगा, तो इसका मतलब समझो इसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गया, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो भी तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना। वो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये जो बैक्टीरियाज हैं ये खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को ऐसा पैदा कर रहे हैं कि उसमें अडेप्टेशंस आ जाए। तो जैसे ही अडेप्टेशंस बढ़ेंगे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेंगे, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेंगे तो भाई स्पीसीज जो है एक स्टेबली लिव रह पाएगी किसी भी जगह पर, है ना, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में। समझ में आ रहा है क्यों वेरिएशन जरूरी है। अब जरा ध्यान दो, ह्यूमंस के अंदर एक एग्जांपल ले लो क्या कहते हैं वेरिएशन का। वेरिएशन में हम लोग का एग्जांपल्स ले लो, ये जरा ध्यान दो, हम लोगों में एक वेरिएशन देखने को मिलता है ईयर लोब्स में। ईयर लोब्स, इसको हमने बात किया था पीना के बारे में, पीना को ही हम लोग प्यार से ईयर लोब भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें हम लोग पियर्सिंग करवाते हैं, फीमेल्स जिसमें पियर्सिंग करवाती हैं उसे ईयर लोब कहते हैं। तो बच्चों किसी किसी में देखने को क्या मिलेगा हमें कि कुछ ही में क्या होता है कि कुछ ह्यूमंस के जो ईयर लोब्स होते हैं वो पूरे अटैच्ड होते हैं, पूरे जो है स्किन से अटैच्ड होंगे। जरा दिख रहा है ये पिक्चर, है ना, इसमें जो फुल्ली अटैच्ड है ईयरलोब्स, और किसी में जो है ये ईयरलोब्स, ये जो पीना है, ये जो ईयरलोब है ये फ्री देखने को मिलेगा। ये जो पीना है ये रीजन जो है फ्री देखने को मिलेगा, जैसे मेरे में दिख रहा है आपको सभी को, ये फ्री है ना। तो ये एक वेरिएशन है, ये कॉपीइंग के टाइम पे चेंजेस आया है, ये एक वेरिएशन है, किसी में फ्री देखने को मिल रहा है, किसी में जो है अटैच्ड देखने को मिल रहा है। ये एक वेरिएशन है जो कि ह्यूमंस में देखने को हमें मिलता है। हाँ चलिए, वेरिएशन का एग्जांपल पूछे आप लोगों से तो ये ह्यूमंस वाला एकदम साफ साफ आप लोग आंसर लिख कर आ सकते हैं, अटैच्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब। हाँ जी, अब वो वक्त आ चुका है जब मैं आप लोगों को एक शख्स से मिलवाने वाला हूं, ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब, है ना। क्या है भाई ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब, जरा ध्यान दीजिए। ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब को ही हम लोग पापा कहते हैं, हम लोग नहीं पापा कहते, जेनेटिक्स इनको पापा कहता है, यानी कि जेनेटिक्स के फादर, जेनेटिक्स के पापा जो हैं इन्हें ही कहते हैं, है ना, ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब को। एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पसंदीदा सवाल है ये एग्जामिनर्स का, है ना, जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनका बहुत ही पसंदीदा एमसीक्यूज का सवाल है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हेरिडिटी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो भाई एक ही फादर हैं तीनों के, ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब। 1822 से 1884 तक इनकी जीवनी थी। और मैं बच्चों एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं इनके बारे में, ये जो साहब है ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब, है ना, इनका जो वर्क था जेनेटिक्स को लेकर, है ना, इनका जो वर्क था जेनेटिक्स को लेकर, ये इनके लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में इनको उस चीज पर जो है उपलब्धि नहीं मिली थी, है ना। इनको जो भी ये रिसर्च पेपर्स थे साइंटिस्ट लोग उसको डिस्क्लोज कर दिया करते थे, उनको जो है इग्नोर कर दिया करते थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, जैसे जैसे लोग थोड़ा और ज्यादा पढ़ने लगे, ज्यादा और भी ज्यादा डिस्कवरीज हुई, धीरे धीरे फिर इनका जो रिसर्च पेपर उसको दोबारा से पब्लिश किया गया, और इनको जो है इनका जो है क्रेडिट्स वो इनको वापस से मिला, क्योंकि भाई इन्होंने जो रिसर्चेस किए थे वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थे, जो उस टाइम के, जो इनके टाइम पे थे, वो साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पा रहे थे, है ना। चलिए इनके बारे में और क्या क्या जानते हैं हम लोग। ये अपना जो एक्सपेरिमेंट्स है प्लांट ब्रीडिंग्स और हाइब्रिडाइजेशंस पर किया। हाइब्रिडाइजेशंस, कैसे हाइब्रिडाइजेशंस हो सकता है, यानी कि कैसे प्लांट और एनिमल्स में क्रॉसिंग के टाइम पे चेंजेस आ सकते हैं, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। प्लांट में जरा इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है किया था। ही प्रपोज दैट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने लॉ इनहेरिटेंस का 3 लॉ दिए हैं दोस्तों, है ना, 3 लॉज दिए हैं। तीनों लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इन्होंने क्या किया था कि ये एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन का, है ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक प्लांट चुना था जिसका नाम था पाइसम सताइवम। पाइसम सताइवम क्या है बच्चों, पाइसम सताइवम एक पी प्लांट है, मटर के प्लांट का साइंटिफिक नाम है, गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नाम है पाइसम सताइवम। याद रखना भी ये चीजें आपको, है ना। ये इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक्चुअल में इन्होंने किया गया था, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। इन्होंने क्या किया कि 2 पेरेंट्स को क्रॉस कराया, है ना,
अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स वाले। जैसे मान लेते हैं कि ये दो प्लांट्स लिए इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स को, एक ज्यादा हाइट वाले, एक थोड़े कम हाइट वाले, दोनों को क्रॉस कराया इन्होंने। क्रॉस कराने के बाद फिर जो ऑफस्प्रिंग निकला, यानी कि जो बेबीज हुए, है ना, जो ऑफस्प्रिंग्स हुए, जो प्लांट के बेबीज हुए, उनका जो बेबीज था उन्होंने इनका रिकॉर्ड कैप्चर किया और फिर बताया कि भाई क्या हो सकता है ना। आगे उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले इतना जानो कि इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था पी प्लांट, है ना, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पाइसम सताइवम कहते हैं। अब जरा मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज किया। दूसरे प्लांट्स पे भी तो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे भाई, इतना सारा पेड़ है, आम, अमरूद, एप्पल, है ना, गुआवा, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो उन सब पे क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया भाई, पी प्लांट ही क्यों चुना, उसका रीजन है। और एग्जाम में बहुत ही पसंदीदा सवाल है, क्यों चूज किया, जरा ध्यान दो। क्योंकि बात ऐसा है कि जो पी प्लांट्स होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे डिफ्लेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारे डिफ्लेक्टिंग ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स माने कैरेक्टर्स, और कैसे कैसे ट्रेट्स, जरा ध्यान दो। कोई प्लांट में कोई कलर जो है वो क्या कहते हैं, फ्लावर का कलर किसी में वायलेट होता है, किसी में व्हाइट होता है, तो दोनों के बीच में आराम से क्रॉस करा सकते हैं और क्रॉस करा के पता कर सकते हैं कि आके जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा। ठीक है, एक फ्लावर पोजीशंस जो एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, है ना। पॉड कलर जो है ग्रीन कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स, जरा ध्यान दो, है ना। सीड जो है राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे एक ही प्लांट में, जो कि क्रॉस कराने के बाद स्टडी करने में इनको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स उतना ज्यादा स्टडी करने में, वेरिएशन उतना ज्यादा स्टडी करने में हेल्प करते हैं इनको, इसीलिए क्या किया कि पी प्लांट ही चूज किए। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, जरा ध्यान दो। दूसरा रीजन क्या है कि जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, यानी कि 3 to 4 मंथ्स में ये जो है ग्रो कर जाते हैं। अब जरा ध्यान दो कि ये जब ग्रो कर जाते हैं भाई, अगर मान लेते हैं कि अगर इन्होंने कोई क्या कहते हैं, बहुत लंबे लाइफ स्पैन का कोई ट्री या फिर प्लांट यूज किया होता, तो इनका लाइफ चला जाता, मतलब कि ये जब बूढ़े हो जाते और फिर चले भी जाते, उसके बाद उनके जो बेबीज होते, तो उनको ये पूरे लाइफ स्पैन को उनको देख नहीं पाते, उनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशंस को नहीं देख पाते कि कौन सा कैरेक्टर्स पास हो रहा है ऑफस्प्रिंग तक, है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन कौन से कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं और कौन से कैरेक्टर्स जो है उन्हीं में रह जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये बातें, है ना। और तीसरी चीज क्या है कि जो पी प्लांट है एक बार में बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जितने ज्यादा सीड्स उतने ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स, और उतने ज्यादा स्टडीज, रिसर्चेस, उतने ज्यादा अच्छे से क्लियर रिसर्चेस हो सकते हैं, है ना। और पी प्लांट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दो। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पी प्लांट है मेरे पास, ठीक है, एक पी प्लांट है, इसमें फ्लावर लगा है, ठीक है, और एक दूसरा पी प्लांट है जिसमें भी उसमें भी फ्लावर लगा है। फ्लावर में हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, एक मेल पार्ट, एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर, और फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, फीमेल पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, पिस्टिल, है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के पिस्टिल पर गया और फर्टिलाइज कर दिया, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर गया, सेम फ्लावर में, सेम प्लांट में, तो उसे कहेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल था पी प्लांट में। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ कि अगर दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के गाइनोशियम पर जाकर फर्टिलाइज करता है, तो वो हुआ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज वेल एज, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों ही पॉसिबल था पी प्लांट्स में, इसलिए भी इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि किसी एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर होगा, किसी एक प्लांट में सिर्फ फीमेल प्लांट होगा, यानी कि एक मतलब वो डाइशियस कंडीशंस होता है। डाइशियस कंडीशन यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोले तो एक प्लांट सिर्फ मेल होगा, दूसरा प्लांट सिर्फ फीमेल होगा। जैसे कि ये कंडीशन में हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिल रहा है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है ना। तो वो चीजें देखने को मिली, इसीलिए हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल सकता था सिर्फ एक ही प्लांट में। इसीलिए रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए पी प्लांट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लांट था रिसर्च के लिए। ठीक है, ये बातें क्लियर। अब जरा देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे एक्चुअल में प्लांट्स में, ये पी प्लांट में
कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिन पे ये इन्होंने मेंडल साहब ने स्टडी किया था, ये जरा ध्यान दो। ये थे 7 कैरेक्टर्स जिन पे मेंडल साहब ने स्टडी किया था। ये क्या थे 7 कैरेक्टर्स, जरा ध्यान दो। 7 कैरेक्टर्स के बारे में जरा ध्यान देते हैं हम लोग। 7 कैरेक्टर्स में है पहला सीड। सीड कैसा है भाई? सीड राउंड भी था किसी प्लांट में और किसी प्लांट में व्रिंकल्ड भी था। तो उन्होंने सीड को एक राउंड सीड वाला प्लांट लिया और एक व्रिंकल्ड सीड वाला प्लांट लिया, इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैसा जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग जो है कैसा पैदा होगा उस चीजों के बारे में इन्होंने बताया। एक दूसरा सीड लिया, एक ऐसा प्लांट लिया जिसके कॉटलिडेंस येलो थे, एक ऐसा सीड लिया जिसके जो क्या कहते हैं कॉटलिडेंस थे वो ग्रीन थे, है ना। येलो सीड ऐसा समझ लो कि एक सीड जो था येलो था, येलो सीड वाले प्लांट्स भी लिए और ग्रीन सीड वाले प्लांट्स भी लिए, दोनों को क्रॉस कराया और फिर उसके बाद रिजल्ट्स को देखा कि रिजल्ट्स में क्या हो रहे हैं। फ्लावर की जब बात करें, कुछ प्लांट्स में व्हाइट फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, कुछ प्लांट्स में पर्पल फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, वॉयलेट फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे वो सारी चीजों के बारे में बताया, है ना। पॉड जो होता है, ये जो मटर दिख रहा है ये वो मिर्ची नहीं है गाइस, ये मटर है ना, पी, है ना, जो आप लोग खाते हैं ठंडे के मौसम में। हाँ, तो ये जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट फुली इन्फ्लेटेड था या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड था। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा यानी कि पूरे जो दाने से चिपके हुए होंगे उसके जो बाहर वाला कवरिंग है वो बाहर से पूरा चिपका होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड में, और फुली इन्फ्लेटेड वाला कंडीशन में क्या होगा कि मटर के दाने से चिपके हुए नहीं होंगे कवरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट की जब हम बात करें तो पॉड कलर येलो भी देखने को मिल रहा था और पॉड कलर ग्रीन भी देखने को मिल रहा था। दो अलग अलग टाइप के दो अलग अलग प्लांट्स में एक अलग टाइप का मटर और एक अलग टाइप का मटर, है ना। अब स्टेम की बात करें, है ना, तो कुछ फ्लावर्स जो थे एक्सियल पोजीशंस पे प्रेजेंट थे। एक्सियल बोले तो जरा ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक डाली है ना, तो एक डाली के बीच में अगर कहीं पर फ्लावर लगा है तो ये लगा है एक्सियल पोजीशन पर, ये लगा है एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, एक्सिस पर कहीं पर भी, हाँ, अगर एक्सिस पर कहीं पर भी फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं तो उसे हम कह रहे हैं एक्सियल पोजीशन। और अगर कोई फ्लावर जो है एकदम टर्मिनल पर ग्रो कर रहा है, एकदम टर्मिनल पर, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनल फ्लावर्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक भी थे, पहला ये एक्सियल कैरेक्टरिस्टिक्स और ये दूसरा है टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। उस बेसिस पर भी क्रॉस कराया इन्होंने। साइजेस के बेसिस पर भी कोई प्लांट्स जो थे लंबे हो रहे थे, लॉन्ग हो रहे थे 6 से 7 फीट के, कुछ प्लांट्स जो थे शॉर्ट 3 से 4 फीट के भी हो रहे थे, है ना। तो ऐसे प्लांट्स के बीच में भी इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, और रिजल्ट्स क्या है वो हम लोग जानते हैं आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ये एग्जाम्स में बहुत ही पूछा हुआ सवाल है, इसको याद रखना है कि क्या है 7 कैरेक्टर्स जिनके बीच जो हमें पी प्लांट में देखने को मिलते हैं, जो कि मेंडल ने कंसिडर किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे जानते हैं आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब हम लोगों का चैप्टर्स जो है, हमने चैप्टर्स का 40 to 50% कवर कर लिया है। हमारे चैप्टर में बस 3 ही चीज टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, और लास्ट में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए यहां तक के आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी सेशन होता है, तो फिर प्लीज आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।